नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास 6 का भूगोल का जो लास्ट चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये कर लेते हैं। और दोस्तों 6 चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारा जो भूगोल का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बाकी के जो पार्ट्स बचेंगे क्लास 6 के उनको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चैप्टर जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। अब चलिए दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी पृथ्वी के किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? स्थल के रूप के बारे में पढ़ना है। यानी ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं स्थल। और हमें क्या पढ़ना है? इस स्थल के रूपों के बारे में पढ़ना है कि इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो धरती के यानी स्थल के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, तो अगर हम देखें तो धरती के मुख्यतः 3 रूप हमें पढ़ने हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कहीं कहीं तो दोस्तों पर्वत है, ठीक है। तो एक तो हमें पढ़ना है कि पृथ्वी पर कहीं कहीं क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर धरती पर ज़मीन यानी धरती पर जो है बिल्कुल प्लेन होता है यानी मैदान होता है। तो ये 2 चीज़ हमें पता चल गई कि पृथ्वी के स्थल रूपों में कौन कौन से रूप हमें देखने को मिलते हैं। कहीं तो क्या होते हैं दोस्तों? पर्वत होते हैं और कहीं समतल मैदान होते हैं। और यहाँ पर एक और नई चीज़ हम पढ़ेंगे कि कहीं कहीं पर पठार भी होते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पठार क्या होते हैं। और पर्वत और पठार दोनों ऐसे माना जाता है कि पर्वत और पठार ऊंचे उठे हुए होते हैं। अगर दोनों ही ऊंचे उठे हुए होते हैं कि सिंपल सी बात, समतल मैदान का तो हमें पता चल गया कि समतल है, लेकिन जो ऊंचा उठा हुआ है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वत या पठार कहते हैं। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि पर्वत में और पठार में अंतर क्या है। तो इसके लिए अपने भारत के नक्शे में समझते हैं, भारत के अंदर समझते हैं कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए, भारत का ऊपरी हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश है हमारे 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा अगर देखा जाए भारत के अंदर, और पूरे उत्तरी भारत का एरिया अगर देखा जाए तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या है दोस्तों? वहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब दोस्तों ये हमने थोड़ा सा नक्शा बनाया है। अगर इसमें दोस्तों देखें कि उत्तरी भारत में ये जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा चीज़ पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर पाया जाता है पर्वत। और कौन सा पर्वत पाया जाता है? हिमालय पर्वत पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी लंबी चौड़ी श्रृंखला पाई जाती है इतने क्षेत्र में। ये चीज़ हमें पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों इतना क्षेत्र जो है वहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? मैदान पाया जाता है, यानी समतल मैदान है। वहाँ पर ना तो पर्वत है ना कुछ और है। 2 चीज़ें हमें समझ आ गई, ऊपर पर्वत है फिर मैदान है। और इस हिस्से में हम रहते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर समतल मैदान है, यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ है कहीं कहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे समतल मैदान है। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे पर्वत है। अगर लोग रहते भी हैं तो लोग कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? पर्वतों पर रहते हैं। और अगर आपने कभी कुल्लू मनाली या हिमाचल प्रदेश में अगर कभी आप घूमने गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा भी होगा कि लोग ऊंचे ऊंचे इलाकों में रहते हैं। पर्वत का हमें समझ आ गया, मैदान का हमें समझ आ गया। और दोस्तों ये जो नीचे का पूरा हिस्सा है दक्षिण भारत का हिस्सा, वो है दोस्तों पठारी भाग। अब हमें ये समझना है कि पर्वत हमें समझ आता है कि पर्वत क्या होता है? यूं जिसकी चोटी होती है, आधार चौड़ा होता है, उसको पर्वत बोलते हैं। तो पर्वत और पठार में अंतर क्या है यहाँ पर, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर तीनों की परिभाषाएं लिखने हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इसको समझ लिया अपनों ने कहाँ पर क्या क्या है भारत के अंदर। अब हम इनकी मतलब समझते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब धरती बिल्कुल समतल होती है तो उसे तो हम क्या बोल देंगे दोस्तों? समतल मैदान बोल देंगे।
समतल मैदान पर ही बड़े बड़े शहर बसाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पर बड़ा शहर बसाना मुश्किल हो जाता है बिल्कुल, और वहाँ पर परिवहन भी अच्छे से नहीं हो पाता, यानी गाड़ियाँ अच्छे से नहीं चल पाती, उद्योग धंधे नहीं चला पाते, क्योंकि वहाँ पर ट्रक इतनी ऊंचाई पर जा नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो समतल मैदान में और एक चीज़ है कि अगर पर्वत है तो पर्वत पर कृषि करना हार्ड हो जाएगा। अगर आप ट्रैक्टर से हल चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जो समतल मैदान है वो कृषि के लिए उत्तम माना जाता है। समतल मैदान कृषि के लिए उत्तम होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि समतल मैदान में ही सभी रहना पसंद करते हैं, सभी समतल मैदान में रहना पसंद करते हैं। पहाड़ों पर, दुर्गम इलाकों पर जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से ना तो वहाँ पर कोई मार्केट होगी, ना शहर होगा, ना उद्योग धंधे होंगे ताकि वो वहाँ पर जॉब कर सके। अब किसी को जॉब ही नहीं मिलेगी, किसी को रोजगार ही नहीं मिलेगी, कमाई का कोई साधन नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। और इसी के वजह से समतल मैदान पर दोस्तों सघन आबादी होती है, क्योंकि बड़े बड़े शहर कहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं समतल मैदान पर, और वहाँ पर आबादी यानी लोग, जनसंख्या भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं? बहुत आसान है, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। ओके, अब समतल मैदान के बाद दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों पर्वत की। अब पर्वत क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, लेकिन ऊंचा उठा हुआ तो हो, लेकिन जिसका जो ऊपर का भाग हो वो पतला हो। ध्यान से देखिएगा, ऊपर का भाग पतला होता है लेकिन आधार का भाग क्या होता है दोस्तों? चौड़ा होता है। यानी जिसकी एक चोटी होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? पर्वत बोला जाता है। तो पर्वत का मतलब क्या समझे? पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा जो नीचे से तो चौड़ा हो लेकिन ऊपर जा करके क्या हो जाए? पतला हो जाए। ऊपर जा करके पतला हो जाए और जिसकी बिल्कुल ऊपर एक क्या हो? पीक हो, यानी चोटी हो, त्रिभुज के जैसी आकृति बन रही है और वहाँ पर ऊपर क्या है दोस्तों? एक चोटी भी उसकी है। जैसे आपको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसी से भी पूछ लिया जाए तो सभी जवाब दे देते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, तो हिमालय क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पठार क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा पठार क्या होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि पर्वत और पठार में कई लोग जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाते, लेकिन आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पठार क्या होते हैं दोस्तों? पठार भी ऊंचे उठे हुए हिस्से होते हैं। पठार भी ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, पर्वत भी ऊंचा उठा हुआ भाग है, पठार भी ऊंचा उठा हुआ भाग है। लेकिन अंतर क्या है कि पर्वत की तो होती है चोटी, लेकिन पठार की चोटी नहीं होती है। पठार इस तरह से होता है। यानी ये अगर हम समतल मैदान मान लें, ये अगर समतल मैदान है तो ये तो हो गया पहाड़ जिसकी चोटी है, लेकिन ये ऊंचा उठा तो है, यानी ऊंचा तो उठा है, ऊंचा उठा, लेकिन ऊपर उठकर भी दोस्तों ये क्या है? ऊपर उठकर भी ये समतल है। तो हम क्या कहेंगे? पठार क्या होता है? ऊंचा उठा हुआ समतल भाग क्या होता है? पठार होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपने मेज तो देखा होगा, तो मेज क्या होता है? समतल होता है, लेकिन धरती से ऊंचा उठा हुआ होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर उस मेज को आप कपड़े से ढक दें तो वो किसका रूप बन जाएगा? पठार का रूप। यानी वो क्या है? धरती से ऊंचा तो उठा हुआ है, लेकिन ऊंचा उठा हुआ समतल भाग है, उसकी चोटी नहीं होती है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पठार बोलते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊंचा उठा हुआ जिसकी चोटी होती है, जो ऊपर से पतला होता है, वो तो पर्वत होता है। जो ऊंचा उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर से समतल होता है, ऊपर से प्लेन होता है, उसको पठार बोला जाता है। और जो बिल्कुल धरती होती है, समतल मैदान होता है, जहाँ पर कृषि उत्तम होती है, सघन आबादी होती है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? समतल मैदान बोला जाता है। अब थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं कि पर्वत पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता, इसलिए आबादी यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? आबादी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती, यहाँ पर शहर नहीं बसाया जा सकता, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होते हैं, तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर लोग क्यों रहना पसंद करेंगे? ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो हिस्सा है, पठारी जो हिस्सा है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? खनिज पाए जाते हैं।
पठार किसकी वजह से होता है कि यहाँ पर खनिज लवणों की कुछ परतें बन जाती हैं जिससे पठार बनते हैं। तो पठार को जब खोदेंगे, पठार का जब खनन करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेंगे दोस्तों, अलग अलग खनिज निकलेंगे, लोहा निकलेगा, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, बॉक्साइट निकलेगी। ठीक है, तो पठारी भाग किसके लिए फेमस होते हैं दोस्तों, खनिजों के लिए फेमस होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है खनिज हमें प्राप्त होते हैं। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, समतल मैदान में सघन आबादी और कृषि अच्छी होती है, पर्वत अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर आबादी कम होती है, और पठार अगर देख लिया जाए तो पठार पर आबादी भी ठीक ठाक होती है और खनिज वहाँ पर प्राप्त हमें होते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन क्या बनेगा और हमें उसका आंसर कैसे देना है। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा आ गया कि पर्वत को समझाइए। तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसका शिखर पतला होता है और आधार चौड़ा होता है। सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ गई, वो क्या कहलाता है दोस्तों, पर्वत कहलाता है। अब दोस्तों पर्वतों पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, आपको ये पता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि पर्वतों पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो वो बर्फ क्यों जमती है, क्योंकि ऊपर जाने पर ठंड होती है, ऊपर जाने पर ठंड होती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है दोस्तों कि वहां पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो आप क्या लिखेंगे, पर्वतों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जलवायु ठंडी होती जाती है, इसलिए कई पर्वतों पर जो कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं वहां पर क्या होती है दोस्तों, बर्फ जमी हुई रहती है। आपको लिखना बस इतना ही है कि पर्वत क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसका शिखर पतला और आधार चौड़ा होता है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि पठार क्या होता है। पठार हमने समझ लिया आराम से कि ऊंची उठी हुई सपाट भूमि को ही दोस्तों क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यह वैसे तो जमीन ही होती है, वैसे तो समतल जमीन ही होती है, बस क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों से ये थोड़ी ऊंची उठी हुई होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है या अधिक उठा होता है। अब एक बात मैंने और बताई कि इसमें क्या होती है, खनिज लवणों की परतें पाई जाती हैं। तो इसमें खनिज लवण पाए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि पठारों के अंदर खनिज लवणों की खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। खनिज तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे कि भारत का जो दक्षिणी पठार है, हमने अभी देखा था भारत का नक्शा बनाया था, तो उसके अंदर नीचे का जो दक्षिण का हिस्सा है उसको दक्षिणी पठार के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि भारत के दक्षिणी पठार में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से वहाँ पर लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तीनों चीज़ें। उसके बाद दोस्तों तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊँचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब आप कहेंगे कि तिब्बत है कहाँ, तो भारत का नक्शा अगर हम देखें, छोटा सा हम सिर्फ तिब्बत के पठार की लोकेशन देख रहे हैं। तो दोस्तों ये बन गया भारत का नक्शा। और भारत के यहाँ पर आपको पता है कि भारत के यहाँ पर कौन सा पड़ोसी देश है दोस्तों, यहाँ पर चीन पड़ोसी देश है। यहाँ पर एक देश हुआ करता था दोस्तों पहले जिसका नाम है तिब्बत। आजकल इस तिब्बत पर चीन का अधिकार है, यानी आजकल यहाँ पर कौन सा देश है, चीन ही है। यानी अब जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है। तो अब तिब्बत का पठार भी कहाँ होगा दोस्तों, तिब्बत का पठार है यहाँ पर जहाँ पर मानसरोवर ग्लेशियर है, कैलाश पर्वत है, जहाँ पर किसका वास माना जाता है दोस्तों, भगवान शिव का वहाँ पर वास माना जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, कैलाश मानसरोवर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। कहाँ पर है, तिब्बत के पठार पर है, जो कि किसका हिस्सा है दोस्तों, आजकल चीन का हिस्सा है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो वो जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत के पठार के एक हिस्से में कैलाश पर्वत पाया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब दोस्तों पर्वत और पठार के बारे में तो हमने पढ़ लिया। पठार और पर्वत के बारे में पढ़ने के बाद आपका जो है एक होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन कि समतल मैदान को परिभाषित कीजिए। आपका होमवर्क रहेगा समतल मैदान को परिभाषित कीजिए। तो आप सिंपल उसमें लिख देंगे कि जी धरती का जो सपाट हिस्सा होता है, पृथ्वी की जो सतह होती है, सपाट सतह, उसे क्या बोला जाता है, समतल मैदान बोला जाता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन आप लिखेंगे कि ये जो समतल मैदान है वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है, कृषि के लिए उपयुक्त होता है, कृषि के लिए अच्छा होता है।
दूसरी बात। तीसरी बात आप ये लिखेंगे कि ये उद्योग धंधे और आबादी के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सघन बसे शहर पाए जाते हैं। सघन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बॉम्बे में छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर भी छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो 3 चीज़ें आप लिखेंगे समतल मैदान के अंदर। तो समतल मैदान सबसे उपजाऊ है, कृषि के लिए जो है सबसे उपयुक्त है, सघन बसे क्षेत्र वहाँ पर रहते हैं, उद्योग धंधे वहाँ पर चलाए जाते हैं सारे के सारे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो तीनों चीज़ों को हमने परिभाषित तो कर लिया। अब दोस्तों समतल मैदान और पठार के बारे में तो बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन पर्वत को हमने और आगे पढ़ना है। तो पर्वत से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उनकी थ्योरी को भी जान लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे आपके लिए ये चैप्टर होने वाला है। अब दोस्तों 2 शब्द आते हैं, एक तो है पर्वत श्रृंखला। पर्वत आपने समझ लिया कि एक पर्वत है, उसको पर्वत कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पर्वत श्रृंखला क्या होती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब बहुत सारे पर्वत एक क्रम में हो, यानी बहुत सारे पर्वत एक साथ हों, या तो वो क्या हो, क्रम में हो, यानी एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत, फिर तीसरा पर्वत, फिर चौथा पर्वत, फिर 5वां पर्वत, या फिर क्या हो दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे पर्वत हो और इनके समांतर थोड़ी सी जगह छोड़कर इधर भी ऐसे पर्वत हो। तो या तो बहुत सारे पर्वत आपस में क्रम में हो, या फिर पर्वत क्या हो दोस्तों, एक दूसरे के समांतर हो। बहुत सारे पर्वत जब एक साथ एक ही जगह पर स्थित होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये डस्टर है, इस पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्वत है, तो ये पर्वत क्या हो गए, एक दूसरे के क्रम में हो गए, एक के बाद दूसरा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है, इस तरह से हो गए। तो बहुत सारे पर्वत एक साथ स्थित है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हालांकि ये पठार सा लग रहा है, इसको पठार मत समझिएगा, सिर्फ इस पर ये देखिएगा। हो सकता है कि इसके दूसरी साइड में, यानी बीच में इतनी जगह हो गई और उसके बाद दूसरी साइड में भी इस तरह से पर्वत हो, तो ये पर्वत और ये पर्वत दोनों क्या होंगे, समांतर हो गए। यहाँ भी पर्वत है और यहाँ भी पर्वत है, तो दोनों पर्वत समांतर में चल रहे हैं, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। यानी सिंपल सी बात कि बहुत सारे पर्वत श्रृंखला बना ले, चेन बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला कहेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो जैसे हमने देखा कि हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा हमने इस तरह से दिखाया था, तो इसका मतलब क्या था कि बीच बीच में जो है इस तरह से कहीं छोटे पहाड़ हैं, कहीं बड़े पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ लगातार है, यानी काफ़ी बड़ी श्रृंखला वो बना रहे हैं, तो उसको हम हिमालय पर्वत नहीं कहते, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा दोस्तों, दूसरा शब्द क्या था बोला, दूसरा था हिमानी क्या होती है। अब दोस्तों हिमानी क्या होती है, हिमानी होती है बर्फ की नदियां। अब आप कहेंगे कि नदियों में तो जल होता है, बर्फ की नदियां कैसे हो जाएंगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब भी पर्वत पर बारिश होती है तो वो पानी जो है वो धीरे धीरे क्या आता है, नीचे आता है। अब धीरे धीरे नीचे तो आता है, लेकिन पर्वत के ऊपर दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर जलवायु बहुत ठंडी है, बहुत ठंडा है, तो आपको पता है कि बहुत ठंड में वो पानी क्या हो जाएगा, वो पानी जम जाएगा। तो ये होती तो नदियाँ हैं, लेकिन वो बन क्या जाती हैं, बर्फ बन जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, बर्फ की नदियाँ बोला जाता है। जब भी गर्मी आएगी, जब भी गर्मी आती है, सूरज की किरणें इस पर पड़ेगी, बर्फ पिघलेगी और नदी से पानी हमारे तक आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि बर्फ की जो नदियाँ होती हैं उसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमानी बोलते हैं। हिमानी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बर्फ को बोलते हैं। अब आप हिमानी और पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन देखिए। तो चलिए दोस्तों हिमानी और पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल इनकी परिभाषाएं हैं कि पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को, पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को दोस्तों क्या बोला जाता है, हिमानी बोला जाता है। बहुत सिंपल, आपको समझ आ गया। उसके बाद है कि पर्वत श्रृंखला किसको कहते हैं। तो दोस्तों जब बहुत से पर्वत एक रेखा
के क्रम में या एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी या तो एक दूसरे के समांतर होते हैं या फिर 1 बाय 1 होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब बहुत से पर्वत एक रेखा के क्रम में या एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो पर्वतों की ये जो चेन होती है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्वतों के प्रकार, यानी पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो उन पर्वतों के प्रकारों को समझते हैं और फिर आगे देखते हैं कि वो प्रकार जो है वो कैसे कैसे बनते हैं, इनके आधार पर इनको किस तरह से विभाजित किया गया है। तो दोस्तों चलिए, अगर हम बेसिकली देखें तो दोस्तों पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अब यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं पर्वतों के प्रकार। तो बेसिकली पर्वत अगर देखा जाए तो दोस्तों पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकारों को हम पहले समझते हैं, उसके बाद इनके बारे में थ्योरी भी हम लिख लेंगे। तो दोस्तों 3 प्रकार जो होते हैं उनमें से पहला जो प्रकार है दोस्तों उसको बोला जाता है वलित पर्वत। पहला प्रकार है पर्वतों का वलित पर्वत। क्या पढ़ रहे हैं हम, पर्वतों के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार होता है वलित पर्वत। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत बोला जाता है उसको। और तीसरा अगर देखा जाए तो दोस्तों तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। अब दोस्तों इनके जो बनने के आधार पर इनको विभाजित किया गया है कि सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी का नाम आपने सुना होगा। ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों कि सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि धरती के अंदर जो है लोहा पाया जाता है। धरती के अंदर सबसे अंदर जो वो लोहा पाया जाता है, लोहा और इसके साथ कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और धरती के अंदर जो इतना दबाव होता है, इतना ताप होता है कि ये जो अंदर का हिस्सा है दोस्तों ये क्या रहता है, ये पिघला हुआ रहता है, ये पिघला हुआ रहता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये है हमारी धरती और धरती के नीचे का हिस्सा पिघला हुआ है। तो दोस्तों कई बार इनका ताप और दाब इतना बढ़ जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो धरती में छेद करके बाहर आ जाती हैं। जब ये चीज़ें धरती में छेद करके यहाँ पर जमनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर इस तरह का एक पहाड़ बन जाएगा और इसके अंदर से जो है चीज़ें जो है बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे ज्वालामुखी जितना ज़्यादा अंदर से लावा, जो अंदर से पदार्थ निकलता है उसको लावा बोला जाता है। अब जितना ज़्यादा लावा निकल करके बाहर फैलेगा पहाड़ उतना ज़्यादा ऊपर होता जाएगा और इस क्रिया से जो पहाड़ बनते हैं, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से जो पहाड़ बनते हैं दोस्तों उनको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी पर्वत बोला जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया आपको पता चल गई कि पृथ्वी के अंदर से जो पिघला हुआ लावा, मैग्मा, गर्म लावा होता है जो वो बाहर आ जाता है, पृथ्वी को चीर करके, पृथ्वी को फाड़ करके, छेद करके बाहर आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। और सिंपल सी चीज़ है कि जब कोई चीज़ बाहर आ रही है इस तरह से, जब ज़मीन से कोई चीज़ बाहर आ रही है, यहाँ पर इसका छेद है तो वो आसपास फैलेगी तो ये इस तरह से एक ढेर बन जाएगा। अब ये ढेर और फाड़ेगा और यहाँ पर बनेगा, फिर और यहाँ पर छेद हो जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से एक पहाड़ बन जाएगा और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे छेद होगा कि अंदर से जो है और चीज़ें निकलेंगी और बड़ा पहाड़ बनाती जाएंगी। तो इस क्रिया से जो पहाड़ बनता है उसको बोला जाता है दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो पहली चीज़ ज्वालामुखी पर्वत के बारे में तो हमें पता चल गया। अब दोस्तों दूसरा हम देखते हैं कि वलित पर्वत कैसे बनते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी का जो सतह भाग है उसको कई प्लेटों में विभाजित किया हुआ है। यानी क्या है दोस्तों कि ये है हमारी पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की सतह को हमने कई प्लेटों में, कई टुकड़ों में विभाजित कर लिया है। और ये जो टुकड़े हैं वो अलग अलग गति करते हैं, यानी ये टुकड़ा इस टुकड़े से अलग गति करता है। क्यों गति करता है? क्योंकि इसके अंदर पिघला हुआ पदार्थ है। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है कि पिघले हुए पदार्थ पर आप कोई ठोस वस्तु रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है और पानी के ऊपर आप क्या कीजिए कि जो हल्की लुगदी होती है या फिर थर्माकोल शीट जो होती है, पानी के ऊपर थर्माकोल शीट रखिए तो क्या वो थर्माकोल शीट हिलेगी? बिल्कुल हिलेगी। जैसे जैसे पानी हिलेगा ऊपर थर्माकोल शीट हिलेगी। तो वैसे ही धरती के अंदर होता है कि धरती के अंदर का जो लावा है वो हिलेगा तो ये ऊपर की परतें भी क्या है दोस्तों,
थोड़ी थोड़ी हिलेंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों ये वाली परत और ये वाली परत जब बीच वाली परत पर दबाव डालेंगी तो क्या होगा। सोच करके देखिए कि इधर की परत और इधर की परत दोनों परतें बीच वाली परत पर दबाव डाल रही हैं तो उसमें क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आप उसको एक कागज़ से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये कागज़ है और इसके इधर से भी दबाव लगाया जा रहा है और इसके उधर से भी दबाव लगाया जा रहा है। अब इसके ऊपर जब दोनों तरफ से दबाव लग रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो है पेज जो है ये बीच में से उठना शुरू हो जाएगा। इधर से भी दोनों तरफ से जैसे जैसे हम दबाव लगा रहे हैं तो बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच में से ये उठ गया और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों कि इसमें वलन पड़ गए, इसमें फोल्ड पड़ गए, इसमें मोड़ पड़ गए। वलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं। माउंटेन मतलब पर्वत और फोल्डिंग मतलब वलन। वलन का मतलब फोल्डिंग होता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये परत जो है इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। अब जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, अब सिंपल सी बात है कि आप इस पर और दबाव डालोगे तो ये और ऊपर जाएगा ना। जितना इस पर दबाव बढ़ेगा, अब ये परतें लगातार इसको दबाती जा रही हैं तो ये और फोल्ड होता जाएगा और ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। और इस तरह से जो पर्वत बनता है दोस्तों इसको बोलते हैं वलित पर्वत। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है वो पूरा का पूरा दोस्तों किसका उदाहरण है, वो पूरा का पूरा वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी उसमें क्या किया कि धरती की जो प्लेटें हैं वो नीचे के जो लावा है उसकी वजह से हिल रही हैं। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हिल क्यों रही है ये थोड़ा सा, हालांकि आपकी इतनी नॉलेज की बात नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जब भी हम पानी गर्म करते हैं किसी बर्तन के अंदर तो हमें पता है कि पानी जो है क्या सिर्फ नीचे नीचे का पानी गर्म होता है या फिर पूरा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात है कि पहले नीचे का पानी गर्म होता है फिर पूरा पानी गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, उसमें कभी आप कुछ कागज़ के टुकड़े डाल करके देखिएगा, गर्म जब पानी हो रहा होता है तो उसमें आप देखिएगा कि जो क्योंकि नीचे आग जल रही है तो नीचे के कण पहले गर्म होंगे। नीचे के कण गर्म होते हैं और गर्म कण कहाँ आते हैं दोस्तों, ऊपर आते हैं। गर्म कण ऊपर आते हैं, गर्म कण ऊपर आते हैं और जो ठंडे कण है वो दोस्तों कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ऐसे में जब ये ऐसा ही होता है पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी के अंदर गर्म जो लावा है वो ऊपर आएगा, गर्म लावा ऊपर आएगा। जब ये इस तरह की इस तरह का जो पथ ये ले लेते हैं इसको संवहनीय धाराएं कहते हैं। तो संवहनीय धाराएं जब चलेंगी ये क्या करेंगे, इन परतों को भी इधर लाएंगी, परतों को इधर लाएंगी तो ये दोनों परतें क्या होंगी, बीच वाली परत पर प्रेशर डालेगी और बीच वाली परत पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर कौन सा पर्वत बन जाएगा दोस्तों, वलित पर्वत बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझ लिया है, लिखेंगे इसको आगे, ठीक है। तो वलित पर्वत हमें समझ आ गया, ज्वालामुखी पर्वत हमें समझ आ गया। अब हमें पढ़ना है ब्रंशोत्थ पर्वत की ये कैसे बनता है। अब दोस्तों देखिए ब्रंशोत्थ पर्वत में क्या होता है कि वलित पर्वत में जैसे परतें होती हैं, जैसे वलित पर्वत में परतें होती हैं, जैसे वलित पर्वत में क्रिया हो रही थी वैसी ही क्रिया यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर हो सकता है कि वलन पड़ जाए। अगर वलन पड़ गया यानी अगर फोल्ड हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा, फोल्डिंग माउंटेन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो परत है ये बीच में से इस तरह से दरार आए और इस दरार को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, दरार को ही भ्रंश बोला जाता है। दरार को क्या बोला जाता है दोस्तों, भ्रंश बोला जाता है। यानी भ्रंश का मतलब होता है टूटना, किसी चीज़ का भ्रंश होना, टूटना, ठीक है। अब ये परत टूट जाती है और हो सकता है कि ये दोनों परत क्योंकि आपस में इनको इधर उधर धक्का दे रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप थोड़ा मार्कर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 मार्कर है मेरे पास 2 मार्कर हैं। इधर से देखिएगा 2 मार्कर है, मैंने यानी कि ये 2 टुकड़े हैं, दोनों टुकड़े हैं, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। ये है हमारा ब्लैक मार्कर और ये है हमारा रेड मार्कर। तो ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर, अब दोनों तरफ से अगर प्रेशर लगाया जाए तो हो सकता है कि एक मार्कर दूसरे मार्कर के ऊपर चला जाए।
या फिर हो सकता है कि एक मार्कर दूसरे मार्कर के नीचे चला जाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको दबा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों कि इस तरह से थी चीज़ें, इस तरह से जब उनको दबाया गया तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो गई। अब एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो गई तो क्या होगा दोस्तों, ये जो भाग है वो ऊंचा उठेगा कि नहीं उठेगा। ये सिंपल सी बात है, पहले एक परत थी इस तरह से, दूसरी परत जो थी वो आ करके इसके ऊपर चली गई, इसके ऊपर चली गई मतलब यहाँ चली गई, तो कौन सा पर्वत बन जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। यानी दरार पड़ के दो जो टुकड़े थे वो एक दूसरे के ऊपर चले गए, पहले तो फोल्ड हो रहे थे, अब क्या हुआ, दूसरे के ऊपर चले गए, तो इसको बोलते हैं दोस्तों भ्रंशोत्थ पर्वत। अब इनकी परिभाषाएं देखिए, आपको समझ तो आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा। अब चलिए इनके थ्योरेटिकल वे से देख लेते हैं, इनकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इनकी परिभाषाएं हम देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी परिभाषाएं रहने वाली है, बहुत ही आसान है ये। तो दोस्तों वलित पर्वत, सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों ये जो 3 प्रकार हैं पर्वतों के, उसके अंदर होता क्या है समझ हम चुके हैं। वलित पर्वत के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इनका निर्माण प्लेटों की क्षैतिज गति के कारण होता है। पहले एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को हम समझ लेते हैं कि क्षैतिज का मतलब होता है कि इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्षैतिज परिवर्तन कहते हैं, या इस तरह की जो गति होती है उसको क्षैतिज गति कहते हैं। और जो ऊपर नीचे की गति होती है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, उसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब क्षैतिज गति होती है, इस तरह से जब प्लेटें टकराती हैं तो बीच वाली जो परत होती है, प्लेट होती है, उसमें वलन पड़ जाते हैं, और वलन के ब्रैकेट में आप फोल्ड लिख लीजिए, क्योंकि वलन का इंग्लिश मीनिंग होता है फोल्ड या फोल्डिंग, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो इनका निर्माण प्लेटों की क्षैतिज गति के कारण होता है, यानी इनका निर्माण प्लेटों की क्षैतिज गति के कारण किसी प्लेट में वलन पड़ने से, वलन का मतलब फोल्डिंग पड़ने से है। इनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, इनका शिखर शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, शंकु के आकार का। और शंकु क्या होता है दोस्तों कि आपने सॉफ्टी खाई होगी, और सॉफ्टी में क्या होता है दोस्तों कि इस तरह से सॉफ्टी होती है और सॉफ्टी के अंदर आइसक्रीम न डाली जाए, सिर्फ सॉफ्टी की जो कोण होती है वो रखी जाए, तो ये होती है शंक्वाकार। इसको उल्टा रख दीजिए तो ये लगभग इस तरह की होगी, यानी कि आपको पता चल गया कि वो इस तरह से गोल सी होती है और ऊपर एक तीखा जो उसका कोना निकला होता है, ठीक है। तो ये जो कोन होती है इसके जैसा कुछ होता है, यानी ऊपर से वैसे गोल गोल होता है और ऊपर उसका एक शिखर होता है। तो इसका जो शिखर होता है वो दोस्तों शंकु के आकार होता है, यानी कोण के आकार का होता है। अब दोस्तों भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अब यहाँ पर डाउट बहुत होता है। अरावली जो राजस्थान है और हिमालय पर्वत जो ऊपर है, हिमाचल वाली साइड, जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड, ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो इसके 2 उदाहरण है, एक तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका उदाहरण है, और मेन चीज यहाँ पर क्या है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो पूरे विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, यानी सबसे पहले बनी हुई, पुरानी का मतलब क्या, सबसे पहले बनी हुई क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी फोल्डिंग माउंटेन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं। तो भ्रंशोत्थ पर्वत में क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसक जाएंगी, यानी अब क्या हो रहा है, एक प्लेट ऊपर जा रही है और एक प्लेट नीचे जा रही है, यानी इस तरह से प्लेटें आ रही थी, एक प्लेट ऊपर चली गई और एक प्लेट नीचे चली गई, यानी एक दूसरे के ऊपर धंस गई। तो ऐसे में क्या होगा कि जो प्लेटें उनकी क्षैतिज गति नहीं होगी। अब प्लेटों, पहले हम आसपास की प्लेटों की क्षैतिज गति की बात कर रहे थे, लेकिन अब अगर टूटी हुई प्लेटों की बात करें तो वहां पर प्लेटें ऊपर नीचे जा रही हैं, यानी ऊर्ध्वाधर गति हो रही है वहां पर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि जब पृथ्वी की प्लेटें टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाती हैं तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ये चीज आपको पता चल गई। अब इसमें क्या होगा कि एक प्लेट तो ऊपर चली जाएगी, एक प्लेट का खंड तो ऊपर चला जाएगा, एक प्लेट का खंड नीचे चला जाएगा। अब जो ऊपर उठा हुआ खंड है, यानी जो ऊपर चला गया, उसको तो दोस्तों क्या बोला जाता है, उत्खंड बोला जाता है। और जो हिस्सा, जो खंड नीचे धंस जाता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्या बोला जाता है दोस्तों, द्रोणिका भ्रंश, यानी जो ऊपर चला गया प्लेट का हिस्सा वो उत्खंड, और जो नीचे चला गया उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब तीसरे टाइप पर आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो सिंपल सी बात, इसमें तो बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखनी है हमें। क्या लिखनी है कि ज्वालामुखी पर्वत है तो किन क्रियाओं से बनता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बनता है। सिंपल सी चीज। इसमें एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है कि अफ्रीका का जो किलिमंजारो पर्वत
है, बहुत पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी से आप इसको थोड़ा सा याद करके रखिए कि अफ्रीका का जो किलिमंजारो पर्वत है वो कैसा है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत है। और जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है वो क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा दोस्तों वलित पर्वत जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वलित पर्वत के अंदर दो नाम हैं जो आपके आगे जैसे जैसे आप क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर वो नाम आएंगे, वो नाम और देख लेते हैं दोस्तों। वो है, एक तो है दो नाम है, एक तो है अपलेशियन पर्वत और एक है दोस्तों यूराल पर्वत। और पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि यूराल पर्वत क्या है। यूराल पर्वत एशिया को और किसको अलग करता है, यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को, यहाँ की मतलब इस तरह से था कि एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत मैंने बना करके दिखाया था। तो यूराल पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, यूराल पर्वत जो है रूस में है। और ये जो यूराल पर्वत है ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अपलेशियन पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है और ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल इसमें याद रखने चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ये एग्जाम्पल हैं। इंटरनेशनल यानी अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें विश्व के इतिहास की तो विश्व के भूगोल की अगर बात करें तो विश्व स्तर के एग्जाम्पल हमें देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भारत की तो बात कर ली। विश्व के दो पर्वत अपलेशियन पर्वत और यूराल पर्वत, अपलेशियन उत्तर अमेरिका का और यूराल पर्वत जो है वो रूस का, किसके उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट चैप्टर हमने पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में जान लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा ये चैप्टर, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के साथ। भूगोल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या करना नेक्स्ट पसंद करेंगे, राजनीति या अर्थशास्त्र। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।